Hello viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Manhar Kaur and in this video I am going to explain you part first of the chapter The Lost Spring. This is an excerpt from Stories of Stolen Childhood. Excerpt means a part is taken from Stories of Stolen Childhood and the name of the author is Anees Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. जो ऑथर होती है अनीस जंग वो साहिब से पूछती है। साहिब एक रैक पिकर बॉय होता है, तो जो ऑथर होती है वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। जो साहिब होता है वो डेली मॉर्निंग में कुछ गार्बेज डंप्स में से कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जो रिच लोग होते हैं वो जो भी चीज़ वेस्ट उनको लगती है वो उसको थ्रो कर देते हैं, बट शायद वो चीज़ किसी गरीब के लिए यूज़फुल हो। तो इस वजह से जो साहिब होता है वो उसके अंदर कुछ ढूंढता है गार्बेज डंप्स में, ताकि कुछ उसको ऐसा मिल जाए जिससे उसको 2 टाइम का खाना मिल सके या जो उसके सर्वाइवल में हेल्प कर सके। साहिब left his home long ago, sat amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो जो साहिब होता है वो बताता है कि वो ढाका से हैं। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और वो बताता है कि वहाँ पे उनके पास बहुत सुंदर उनके ग्रीन फील्ड्स थे, उनका घर था, बट क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म्स आया करते थे इस वजह से जो उनके होम है और जो उनकी फील्ड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई। और ये सब बात उसको उसकी मदर ने बताई होती है और इस वजह से उन लोगों को इंडिया में माइग्रेट करना पड़ता है। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. जो साहिब होता है वो धीरे से मरमर करता हुआ बोलता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो जो ऑथर होती हैं वो उसको बोलती हैं कि तुम स्कूल जाया करो, बट कहीं ना कहीं ऑथर को रियलाइज़ होता है कि हाँ ये लोग शायद स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से ऑथर को लगता है कि उनकी जो एडवाइस है वो खाली जाएगी, यूज़ नहीं आएगी उस बच्चे के। तो जो साहिब होता है वो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है और जब गवर्नमेंट हमारे एरिया में भी स्कूल बना देंगी तब मैं जाऊँगा। तो जो ऑथर होती है वो साहिब से पूछती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। बट ऑथर मजाक के वे में बोलती हूँ, ऑथर को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है स्कूल स्टार्ट करना। पर जो साहिब होता है वो बहुत ही खुश होता हुआ बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो कुछ दिन बाद जो साहिब होता है वो ऑथर के पास आके बोलते हैं कि क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है। तो जो ऑथर होती हैं वो बोलती हैं कि स्कूल बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। और अब जो ऑथर होती है उनको थोड़ा फील होता है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो शायद कभी फुलफ़िल नहीं हो सकता। बट ऑथर को लगता है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं उनके ऐसे काफ़ी सारे ड्रीम्स होते हैं, काफ़ी सारे जो प्रॉमिसेस होते हैं जो फुलफ़िल किए ही नहीं जाते। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो कुछ महीनों के बाद जो ऑथर होती हैं वो साहिब से उसका नेम पूछती है। अभी तक ऑथर को सिर्फ ये लगता है कि हाँ एक रैक पिकर बॉय है, अभी नेम नहीं पता होता है। तो जो रैक पिकर बॉय होता है वो बताता है कि उसका नेम है साहिब-ई-आलम और जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जो ऑथर होती है उनको लगता है शायद इसको भी अपने नेम का मीनिंग नहीं पता, क्योंकि अगर उसको पता होता तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करना कि उसके नेम का मीनिंग इतना वाइड है, इतना बड़ा मीनिंग है उसके नेम में।
और इस वजह से उसको उसके नेम का मीनिंग तो पता नहीं होता, और वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जो बेयर फुट होते हैं, मतलब बेयर फुट मीन्स कि जो लोग नंगे पाँव घूम रहे होते हैं इधर से उधर स्ट्रीट्स में, वो अपने बेयर फुट फ्रेंड्स के साथ बस मॉर्निंग में जाता है और गार्बेज डंप्स में स्क्राउचिंग करता है, और शाम को वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और कुछ महीनों बाद जो ऑथर होती है वो उन सबको पहचानने लग जाती हैं। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जो अनीस जंग जी होती हैं वो उनमें से एक बॉय से पूछती है कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई। तो वो बोलता है कि जो मेरी मदर है उन्होंने चप्पल्स को शेल्फ पे रखा हुआ और वो नीचे उतार के नहीं लाती। और जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है कि अगर इसकी मदर नीचे उतार के भी लेकर आ जाएंगी ना तब भी ये पहनेगा नहीं, इन चप्पल्स को फेंक देगा। और जो ये बात बोल रहा होता है उसके खुद के भी शूज़ मिसमैच कलर के होते हैं, मैच नहीं कर रहे होते। तो जो ऑथर होती है वो जब उसके शूज़ पे कमेंट करती है तो वो अपने पाँव को पीछे कर लेता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो जो थर्ड बॉय होता है वो बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अभी तक कभी भी शूज़ का एक पेयर तक ओन नहीं किया होता है। और जो ऑथर होती हैं वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत जगह पे ट्रैवल करा और उन्होंने ऐसे काफ़ी बच्चों को देखा जो लोग बेयरफुट घूम रहे होते सिटीज़ में, विलेजेस में। और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है बट हमारे में ट्रेडिशन होता है बेयरफुट रहने का। तो जो ऑथर होती है वो एकदम सरप्राइज़ होती है कि मतलब जो बच्चे हैं वो एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपनी जो परपेचुअल स्टेट है पॉवर्टी को उसको छुपाने के लिए। परपेचुअल का मतलब जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, इनकी कंडीशंस क्योंकि इम्प्रूव नहीं हुई, जनरेशन टू जनरेशन इनको यही काम करना पड़ रहा है। I remember a story a man from ODP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy, dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तो सडनली जो ऑथर होती हैं उनको एक स्टोरी याद आती है जो कि एक ओडीपी में एक पर्सन रहते थे, उन्होंने ऑथर को बताई होती है। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो रोज़ जब स्कूल जा रहे होते तो उससे पहले वो टेंपल में प्रेयर करने जाते थे जहाँ पे उनके जो फादर थे वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे वहाँ पे। तो वो रोज़ एक ही प्रेयर करते कि उनको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 ईयर्स के बाद जब अनीस जंग जाती हैं ओडीपी उस टेंपल में, उस एरिया में, तो देखती हैं कि वहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। जब नए प्रीस्ट रह रहे हैं उनकी फैमिली में जो एक बच्चा होता है वो स्कूल से आ रहा होता है और उसने अच्छी सी यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, ग्रे कलर की, शूज़ सॉक्स सब पहने हुए होते हैं, और उनके घर में बैकयार्ड में रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स भी लगी हुई होती है। और जब वो बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो अपना बैग को भी जो उनका फोल्डिंग पैड होता है उसके ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो ऑथर को याद आता है कि जब उनको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाते हैं उन पर्सन को, तो वो एक और प्रेयर करते हैं गॉडेस से कि अब मैं कभी इन शूज़ को खोऊं ना, अब मेरे पास ये हमेशा रहे। और इस वजह से गॉडेस ने उनकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया। मतलब अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव थी प्रीस्ट की फैमिलीज़ की। पर ऑथर बताती हैं कि जो रैग पिकर्स होते हैं जो उनके नेबरहुड में, इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो हमेशा बेयर फुट ही रह रहे थे। और जनरेशन टू जनरेशन मतलब
ये लोग यही काम कर रहे थे रैट पिकिंग का, देयरफॉर जो इनकी कंडीशन थी वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में थी। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो जब ऑथर उन बेयरफुट बॉयज़ से फैमिलियर हो जाती हैं तो वो उनके एरिया में जहाँ पे वो रह रहे होते थे वहाँ पे जाती हैं सीमापुरी में। सीमापुरी जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली है वहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है सीमापुरी। बट दिल्ली कितना डेवलप्ड है, बट सीमापुरी वहाँ की कंडीशन अब अपन पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे ये लोग रह रहे थे। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. तो जब ऑथर जाती हैं तो उनको पता चलता है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ये स्क्वाटर्स हैं, जो लोग बांग्लादेश से आके यहाँ पे रह रहे हैं, और साहिब की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। और ये लोग ऐसे घर में रह रहे थे जो टिन का या टारपोलिन का बना हुआ होता था, और वहीं पे ड्रेनेज रनिंग वाटर हो रहा था, सीवेज प्रॉपर नहीं था, मतलब बहुत गंदी कंडीशन में लोग रह रहे होते थे। और ऐसी जगह पे मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पे रहा करते थे, और ये लोग यहाँ पे मोर देन 30 ईयर से रह रहे होते बिना किसी आइडेंटिटी के। बस इनका जो नेम होता है वो राशन कार्ड्स इनके बने हुए होते हैं ताकि ये लोग वोटर लिस्ट में इनका नाम आ जाए और ये लोग वोट दे सकें। और इनके लिए जो खाना था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आइडेंटिटी से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन वहाँ पे होती हैं जिन्होंने टैटर्ड साड़ीज़, टैटर्ड मतलब फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई होती है, वो पूछती हैं, वो बताती हैं कि अगर दिन के एंड में हम लोग बिना हमारे पेट में दर्द के सो रहे हैं, यानी कि हम लोगों को अच्छा सफिशिएंट फूड मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि जो ग्रीन फील्ड्स थी उनकी, या जो उनके पास घर था वहाँ पे, वो क्योंकि स्टॉर्म्स आ रहे थे तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से वो कहते हैं कि उससे हमें खाना नहीं मिल पा रहा था। और अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो ठीक है यूँ अच्छी नहीं है, यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है, बट अगर एटलीस्ट हमें 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो हमारे लिए ये जगह ज़्यादा अच्छी है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. तो ये लोग जहाँ पे भी इनको लगता था कि जहाँ पे इनको खाना मिल रहा है वहाँ पे ये लोग अपना घर बना लेते थे, टेंट और टारपोलिन का, और ये इनके ट्रांसिट होम्स होते थे, मतलब टेम्प्रेरी होम्स थे ये। और यहीं पे जो बच्चे होते थे वो भी यहीं पे बड़े हो रहे थे, और ये लोग अपने पेरेंट्स के पार्टनर्स इन सर्वाइवल थे। ये लोग भी क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर रहे थे ना रैग पिकिंग का, और सीमापुरी में सिर्फ यही काम था रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child it is even more. तो जो पेरेंट्स थे उनके लिए गार्बेज गोल्ड था। गोल्ड का मैंने आपको पहले भी बताया, इधर गोल्ड का मतलब है समथिंग वैल्यूएबल जो उनके काम आ सके और जिससे उनको अपना 2 टाइम का खाना मिल सके, उनके सिर पे छत हो, अब चाहे वो लीकिंग ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट वो लोग उनके पास रहने की जगह हो। पर जो बच्चे थे उनके लिए और भी कुछ मायने रखता था रैग पिकिंग का टास्क। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो साहिब बोलता है कि कभी कभी उनको वहाँ पे कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे 10 रुपये का नोट गलती से किसी ने फेंक दिया होता है, अपने गार्बेज में चला जाता है, तो उनको वो मिलता है। और
साहिब बताते हैं कि अगर उनको ऐसा कुछ मिलता है तो वो हीप ऑफ गार्बेज यानी कि जो पूरा गार्बेज का झुंड होता है उसके अंदर से और ढूंढ रहे होते हैं कि शायद और हमें कुछ मिल जाए. It seems that for children, garbage is a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. तो मैंने अभी आपको जैसे पहले भी बताया, जो पेरेंट्स थे उनके लिए तो सर्वाइवल था, उनके लिए तो गोल्ड था, क्योंकि उनको इसी की थ्रू अपने जो 2 टाइम का खाना है वो मिलना था. पर जो बच्चे थे क्योंकि उनमें समझ नहीं थी तो उनके लिए ये सब कुछ बहुत मज़ेदार था, उनके लिए फ़न एक्टिविटी थी कि हाँ जाना है, खेलना है, इसके अंदर ढूंढना है, तो उनके लिए सब वंडर था. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो एक दिन जो ठंड की मॉर्निंग होती है सुबह सुबह, तब साहिब एक फेंस गेट के बाहर खड़ा होता है उनके नेबरहुड क्लब के बाहर, और वो देख रहा होता है कि जो 2 यंग मैन हैं वो लोग वाइट कलर की ड्रेस में टेनिस खेल रहे हैं, वाइट कलर की ड्रेस पहनकर. तो साहिब बोलता है कि ऑथर को बोलता है कि मुझे भी ये गेम बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत ध्यान से उस गेम को देख रहा होता है. और वो बताता है कि वो कभी कभी जब अंदर कोई भी नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है और जो गेट कीपर है वो उसको स्विंग यूज़ करने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए होते हैं, पर वो थोड़े अजीब से लग रहे होते हैं उसके फेडेड, उसकी जो डिसकलर्ड ड्रेस होती है उसके ऊपर. पर साहिब बताता है कि उसको ये शूज़ किसी ने दिए होते हैं, तो हो सकता है कि वो डिस्कार्डेड शूज़ हो किसी रिच बॉय के, जिसने पहनने से मना कर दिया हो क्योंकि उसमें से एक शूज़ के अंदर छोटा सा होल बना हुआ था. बट ठीक है, साहिब ने, क्योंकि उसने, जो लोग हमेशा बेयरफुट रहे उनके लिए तो एक जोड़ा शूज़ का पहनने ही उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी. इस वजह से साहिब को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. तो इस वजह से उसको शूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें एक होल भी है, तो ठीक है, उसके लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू, ऐसा मतलब उसके लिए उसका एक सपना पूरा हो रहा था क्योंकि वो हमेशा से बेयर फुट ही रहा होता है. और पर वो जो गेम वो देख रहा होता है अटेंटिवली, वो उसकी रीच से बाहर था, वो गेम नहीं खेल सकता था क्योंकि वो महंगा था, उसको खेलने के लिए जो अमाउंट थी वो शायद वो कभी पे नहीं कर सकता था. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I know work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो एक दिन वापस जो साहिब है वो ऑथर से मिलता है, और अब की बार वो जो है वो टी स्टॉल में काम करने लग गया होता है. तो वो ऑथर को बताता है कि उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं और जो भी खाना होता है दिन भर का वो उसको वहीं पे मिल जाता है. तो ऑथर उससे पूछती है क्या तुम्हें जॉब पसंद है. तो जो उसका फेस होता है वो डाउन हो जाता है क्योंकि अब उसका वो केयर फ्री जो लुक होता है वो खो जाता है. अब जो स्टील कैनिस्टर होता है वो बहुत हैवी होता है और वो जो वहाँ के ओनर होते हैं उनका होता है, पर जो उनका बैग होता था जो साहिब रैक पिकिंग के टाइम लेके जाता था वो बहुत लाइट होता था और वो सिर्फ उनके लिए एक फ़न टास्क था, बाउंडेड नहीं था. इस वजह से जो साहिब है वो अपना खुद का ओन मास्टर नहीं रहा. सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी हेल्प पहुँच सके. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.